हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 और 15 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है भारत उच्च शक्ति वाली लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रणाली विकसित करने वाला विश्व का चौथा देश बना। दूसरा है इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित। तीसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सभी शैक्षणिक धाराओं में एआई को एकीकृत करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन। चौथा है अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025। पांचवा है क्यूशील्ड। छठा है क्वांटम क्षेत्र के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति का पहला संस्करण जारी। सातवां है विश्व क्वांटम दिवस 2025। आठवां है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अत्यधिक पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित संसाधन पर्याप्तता मॉडल स्टेलर का शुभारंभ। नौवां है भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र। ठीक है। 10वां है महाराष्ट्र द्वारा थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस के रोसाटोम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 11वां है भारत बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट सुविधा। 12वां है सौरभ गांगुली की आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्ति। 13वां है मोहन बागान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता। 14वां है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभांकर और लोगों का अनावरण। 15वां है तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण पर फेस्ट। ठीक है। और 16वां और अंतिम टॉपिक है ब्लू ओरिजिन का ऑल वुमेन स्पेस मिशन। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। भारत उच्च शक्ति वाली लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम विकसित करने वाला विश्व का चौथा देश बना है। ठीक है। तो भारत द्वारा पहली बार 30 किलोवाट की लेजर आधारित हथियार प्रणाली का उपयोग करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। ठीक है। तो एक लेजर वेपन है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के एक प्रमुख केंद्र सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज चेस हैदराबाद द्वारा किया गया है। ठीक है। तो इसके द्वारा सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज चेस हैदराबाद के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड वेपन डीईडब्ल्यू एम के सेकंड ए के लैंड वर्जन का सफल प्रदर्शन किया गया। ठीक है। तो भारत से पहले किन किन देशों के पास ये हथियार प्रणाली है? तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद लेजर आधारित हथियार प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश। अगला टॉपिक है इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए। इनका पूरा नाम है डेनियल नोबोआ। ठीक है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज के खिलाफ 55.85% वोट हासिल किए। ये हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ। अगला टॉपिक है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सभी शैक्षणिक धाराओं में एआई को एकीकृत करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन। तो एक किनकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये है परसिस्टेंट सिस्टम के प्रबंध निदेशक आनंद देशपांडे। तो यह है आनंद देशपांडे कमेटी जो एआई को जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें इंक्लूड करने के लिए ये अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है। इसका उद्देश्य एआई और संबंधित पाठ्यक्रमों को सभी स्ट्रीम में फैलाना है ताकि हर छात्र चाहे वह किसी भी विषय का क्यों न हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है। बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए सभी छात्रों को। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है आनंद देशपांडे की अध्यक्षता में। एआईसीटीई ने वर्ष 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष भी घोषित किया है, जिसमें जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए कई पहल शुरू की गई है। अगला टॉपिक है अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन 14 से 15 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया और इसके आयोजक थे राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू, ये गुजरात में स्थित है। इसकी थीम थी नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका।
अब देखते हैं राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो फोरेंसिक विज्ञान के लिए समर्पित है। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जो फोरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2020 को की गई। अगला टॉपिक है क्यूशील्ड। तो क्यूशील्ड क्या है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित स्टार्टअप में से एक QNU लैब्स ने दुनिया का पहला और अनूठा प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड लॉन्च किया है, जो किसी भी वातावरण, चाहे क्लाउड हो, ऑन प्रीमाइसेस हो या हाइब्रिड हो, उसमें सहज क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से डेटा को इनक्रिप्ट करता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। ठीक है, ये क्वांटम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। तो क्यूशील्ड उद्यमों को अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है। QNU के पेटेंटेड क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर, क्वांटम हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल और NIST अनुरूप पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के साथ निर्मित क्यूशील्ड डेटा ट्रांसफर में संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस समझाया गया है। ठीक है, यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो क्यूशील्ड के थ्रू इनक्रिप्टेड होके और इसके एंड यूजर तक पहुंचेगा। अगला है क्वांटम क्षेत्र के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति का पहला संस्करण जारी। तो ये किसने जारी किया है? तो ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। ITESQ का ये पहला संस्करण वैश्विक और राष्ट्रीय क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्रों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें निवेश, प्रतिभा विकास, संस्थागत ताकत, शोध प्रकाशन, बौद्धिक संपदा, स्टार्टअप, आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक गतिविधि का विश्लेषण शामिल है। अगला टॉपिक है विश्व क्वांटम दिवस 2025। ये प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व क्वांटम दिवस की इस वर्ष की थीम है वो है एवरी डे इन 2025। और वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों द्वारा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है UN के द्वारा। अगला टॉपिक है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित संसाधन पर्याप्तता मॉडल स्टेलर का शुभारंभ। ठीक है, तो ये क्या है? एक एकीकृत उत्पादन, पारेषण और भंडारण विस्तार योजना मॉडल है। एक सॉफ्टवेयर है जो पूरी तरह से भारत में ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सक्रिय मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। और जून 2023 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संसाधन पर्याप्तता दिशा निर्देशों के अनुरूप एक व्यापक संसाधन पर्याप्तता योजना को क्रियान्वित करने में राज्यों की सहायता के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला है भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर एडवांस 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन किया जाएगा। जो गैलियम नाइट्राइड चिप्स हैं वो तेज, अत्यधिक ऊर्जा कुशल और अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र द्वारा थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस के रोसाटोम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इस तरह का समझौता किया है और ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगा। तो किसके साथ किया है? महाराष्ट्र सरकार ने थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस की सरकारी कंपनी है रोसाटोम, उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला टॉपिक है भारत बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट सुविधा। तो भारत ने लॉजिस्टिक और रणनीतिक चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश को तीसरे देश के निर्यात के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने वाली 2020 ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया है। ठीक है, इसके तहत बांग्लादेश को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों को माल निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।
इसके लिए 2020 में समझौता हुआ था और अभी हाल ही में शेख हसीना के मामले को लेकर भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव चल रहा है, तो उसके कारण भारत ने इस अनुमति को रद्द कर दिया है। इसका रद्द करने का कारण ये बताया कि रसद संबंधी चुनौतियां हैं, हमारे बंदरगाह और हवाई अड्डों पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, इससे शिपमेंट डिले हो रहे हैं। अगला है सौरव गांगुली की आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्ति। ठीक है, तो इनको दोबारा से आईसीसी के पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और इसमें वीवीएस लक्ष्मण है, उनको पैनल सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है, ये भी पहले से सदस्य थे इस पे। अगला टॉपिक है मोहन बागान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, तो एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है, मोहन बागान है, ये फुटबॉल का क्लब है और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में हुई थी और यहाँ पर बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हरा करके मोहन बागान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभ और लोगों का अनावरण किनके द्वारा किया गया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो बिहार में 4 से 15 मई तक इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका शुभंकर गज सिम्हा को बनाया गया है, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का संयोजन है। ठीक है, ये है शुभंकर गज सिम्हा, स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, हेल्थ ऑफ एन लोयन। तो इस शुभंकर को नालंदा और बोध गया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है। ठीक है, जो पाल वंश है उसके अभिलेखों से इसको लिया गया है और ये इसका लोगो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ठीक है, और इसका आयोजन 4 से 15 मई तक होगा और ये इसकी टैगलाइन है खेल के रंग बिहार के संग। अगला टॉपिक है तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण फेस्ट। तो इसका प्रथम चरण है, जो तीरंदाजी विश्व कप है ये 3 चरणों में होता है। ठीक है, अभी इसके प्रथम चरण का आयोजन किया गया है। तो कहाँ हुआ है, तो ये अमेरिका के आर्वनडेल जो फ्लोरिडा में पड़ता है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है और इसमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा, तो भारत कुल 4 पदकों, इसमें 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, 2 ब्रोंज थे। ठीक है, कुल 4 पदक, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर मैक्सिको 6 पदकों के साथ मैक्सिको पहले स्थान पर इसमें रहा है। ठीक है, तो भारत के पदक विजेता कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो ऋषभ यादव, ज्योति सुरेखा वेनम, इन दोनों ने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये गोल्ड जो भारत ने जीता था। दूसरा है धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, अतनु दास, इन्होंने रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तीसरे हैं ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, इन्होंने कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। चौथे हैं धीरज बोमदेवरा, जिन्होंने पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो टोटल 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज, और चौथे स्थान पर भारत इसमें रहा है। अगला टॉपिक है ब्लू ओरिजिन का ऑल वुमेन स्पेस मिशन। तो ब्लू ओरिजिन है वो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है, ये जेफ बेजोस है, ये इसके मालिक हैं। ठीक है, तो इसके ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड प्रक्षेपण यान द्वारा 6 सदस्यीय ठीक है पूर्ण महिला दल है, उसने अंतरिक्ष में 11 मिनट की सफल उड़ान पूर्ण की है। ठीक है, तो इसमें ये जो 6 महिलाएं हैं कौन कौन शामिल थी, पॉप स्टार केटी पेरी, लोरेन सांचेज, सीबीएस होस्ट गेल किंग, नासा की पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक आयशा बोवे, वैज्ञानिक अमांडा गुएन और फिल्म निर्माता केरियन फ्लिन शामिल थी। ठीक है, तो ये सोवियत अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, ये कब गई थी, ये 1963 में गई थी और इन्होंने 3 दिन की एकल उड़ान पूर्ण की थी पृथ्वी की कक्षा में। तो उसके बाद ये पहली पूर्ण महिला अंतरिक्ष उड़ान थी।
ठीक है, लगभग 60 साल के बाद ये पहली पूर्ण महिला अंतरिक्ष उड़ान थी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।